गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोहसिन अतार आपका KKPS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से समर वैकेशन के बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। आज फिर से हम हिंदी व्याकरण के बारे में अधिक ज्ञान हासिल करेंगे। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के बारे में सीखा था, पिछले वीडियो में हमने जिस तरह से विशेषण इस विषय के बारे में जाना था, एडजेक्टिव इस के बारे में हमने जाना था। जिस तरह से विशेषण में हमने उसकी परिभाषा, डेफिनेशन और उसके भेद, विशेषण के भेद के बारे में हमने अधिक जानकारी पिछले वीडियो में ली थी। उसके साथ साथ विशेषण के बाद हमने फिर एक और वीडियो विशेषण के बाद हमने हिंदी ग्रामर का जो महत्वपूर्ण था विराम चिन्ह के बारे में, वो विराम चिन्ह का भी हमने ज्ञान हासिल किया था, जिसमें उसकी परिभाषा और मुख्य रूप से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो 10 या 12 प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो आज हम इस वीडियो में आपका जो हिंदी वर्तिका बुक है, उस वर्तिका बुक में जो लेसन दिया गया है, जो पार्ट है, ये विशेषण, विराम चिन्ह, ये उसी में से हैं। वो उसके बारे में आज हम उसमें जो कारक, इस वर्तिका बुक में कारक के बारे में जानकारी दी गई है, तो इस वीडियो में आज हम कारक के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। कारक जिसे अंग्रेज़ी में केस कहा जाता है। पिछले साल भी आपने कारक के बारे में जानकारी ली थी। तो आज इस वीडियो में हम कारक की परिभाषा, उसके प्रकार और एग्जाम्पल्स, उदाहरण, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का, पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आप भी उसे अच्छी तरह से समझेंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो आइए अब हम कारक के बारे में अधिक जानकारी उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानें। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका या संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए। संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा मैं आपको। राम ने रावण को मारा। देखिए इस वाक्य में राम ये शब्द क्या है? करता है। जो काम को, जिस कार्य को पूरा करता है उसे कर्ता कहा जाता है। रावण यह कर्म है और मारा यह क्रिया है। देखिए किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारा क्रिया है। तो बीच में जो वाक्य को जोड़ने का काम किया है जिन चिन्हों ने, वो होते हैं कारक चिन्ह, जो इसमें इस वाक्य में आए हैं, ने और को। ये दो चिन्ह हैं कारक चिन्ह, इन्हें ही कारक कहा जाता है। जैसे परिभाषा में कहा गया है, संज्ञा, जैसे राम संज्ञा है, वो शब्द वाक्य में के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे चिन्हों को कारक कहते हैं। जैसे ने, को, ये कारक चिन्ह हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए। रोहन ने पत्र लिखा। इसमें रोहन क्या है? कर्ता है, ने कारक है, पत्र कर्म है और लिखा क्रिया है। तो कारक के हिंदी भाषा में प्रमुख रूप से कारक के 8 प्रकार होते हैं। जो कारक के भेद, पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। इसके चिन्ह हैं जो विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से द्वारा,
संप्रदान का को के लिए, अपादान का से, अलग होने संबंधित, संबंध का की के, नानी ने, रारी रे। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में, पर, ऊपर। संबोधन का है हे, अरे, अजी, वाह। ये सब कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, जो उनके 8 प्रकार और उनके विभक्ति चिन्ह। तो आइए अब हम कारक के एक एक भेद के बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कर्ता कारक, जो पहला प्रकार है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताई गई है यहाँ पर। जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, जो करने वाला व्यक्ति उसका बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसी वाक्य में जो करने वाला व्यक्ति है, एक्चुअल काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है ने, जैसे मैंने पिछले चार्ट में आपको बताया। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। ये महत्वपूर्ण जानकारी कर्ता कारक की है। इस ने का चिन्ह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में नहीं होता। यानी कर्ता कारक में भविष्य काल का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, देखिए भूतकाल का वाक्य है। यहाँ पर ने ये शब्द कर्ता कारक है। इसमें राम कर्ता है, रोटी कर्म है और खाई क्रिया है, तो इनको जोड़ने का काम किया है ने। तो ने ये शब्द कर्ता कारक है और ये वाक्य भूतकाल का है। मयंक ने पुस्तक पढ़ी, देखिए मयंक यहाँ पे कर्ता हुआ, ने कारक हुआ, पुस्तक कर्म और पढ़ी क्रिया। ये वाक्य भी भूतकाल का है। इस तरह से इस ने चिन्ह का वर्तमान काल भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। जैसे कहा गया था, यहाँ पे दोनों वाक्य भूतकाल के हैं, तो ने चिन्ह भूतकाल वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है खास तौर से। तो समझा आपको कर्ता कारक की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी आप आपके वर्तिका बुक में पढ़ सकते हैं या आप खुद से बना सकते हैं इसको समझकर। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। उसका दूसरा प्रकार है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। पहला कौन सा था? हाँ, कर्ता था। अब हम कर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, कर्म कारक में क्या होता है उसकी परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया ने वर्ब के कार्य का, काम का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्ता का क्या था विभक्ति चिन्ह? ने, बिल्कुल सही। तो इसका क्या है? को। इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है। संज्ञा यानी नाउन का एक रूप होता है जो भी कर्म होता है। तो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। कर्म कारक की उदाहरण देखिए। माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है, ये उसका उदाहरण है। यहाँ पर को ये शब्द कर्म कारक है। माँ बच्चे को सुला रही है, तो को ये शब्द कर्म कारक कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर को ये शब्द कर्म कारक है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कर्म कारक है। तो इसकी ये कर्म कारक के 2 एग्जाम्पल्स। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे जिसका नाम है करण कारक। तीसरा प्रकार है करण कारक। आइए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे। करण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो,
वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह हैं से, के द्वारा या द्वारा, ये दो चिन्ह हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बालक गेंद से खेलता है, खेल रहा है। यहाँ पर से ये चिन्ह किसी की सहायता से, किसी की मदद से या किसी वस्तु से जो साधन का बोध होता है। जैसे यहाँ पे साधन है गेंद, रेवा कलम से लिखती है, यहाँ पे साधन क्या है, कलम। रागिनी साइकिल से दुकान गई, यहाँ पे साधन है साइकिल। तो यहाँ पर करण कारक में जो भी साधन है जिसकी सहायता से वो काम पूरा होता है वो करण कारक कहलाता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। तो यहाँ पर साधन है गेंद, कलम, साइकिल। ये तीन उदाहरण करण कारक के हैं। तो आइए अब हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को भी है, को और के लिए। उदाहरण से देखो, समझिए आप। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। परिभाषा में कहा गया है जिसके लिए कोई काम करते हैं। तो छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर के लिए यह शब्द क्या है, संप्रदान कारक है। दूसरा देखिए उदाहरण, पिताजी ने राजू के लिए खिलौना खरीदा। यहाँ पर फिर से पिताजी ने किसके लिए, राजू के लिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्न किया जाए तो अब जो उत्तर मिलता है आपको वह संप्रदान कारक कहलाता है। तो के लिए यह शब्द संप्रदान कारक हुआ। मैं दादी के लिए चाय बना रहा हूँ। यहाँ पर के लिए यह शब्द संप्रदान कारक है। तो इस तरह से यह संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रकार पढ़ेंगे। कौन सा अगला प्रकार, बिल्कुल सही, अपादान कारक। देखिए उसकी परिभाषा है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना या जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें अलग होने से संबंधित जानकारी बताई गई है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। देखिए करण का भी से है और अपादान का भी से है, पर दोनों का अर्थ अलग है। वहाँ पर साधन से जुड़कर आया था से, और यहाँ पर से ये शब्द किसी से अलग होने से संबंधित है। एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको। और इसकी पहचान प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। देखिए उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पत्ते ये पेड़ से अलग हो रहे हैं, अलग होने से संबंधित यहाँ पर से आया है। और करण में साधन से संबंधित, जैसे वहाँ पे से था करण कारक में, करण कारक का और अपादान कारक का दोनों का सिंबल चिन्ह एक ही है से, पर दोनों का अर्थ अलग है। करण में किसी के साधन से जुड़कर, जैसे कलम से लिखती है, यहाँ पर अलग होने से संबंधित है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संगीता घोड़े से गिर गई, घोड़े से अलग होने का संबंध यहाँ पर आया है। बादलों से बूंदें गिर रही हैं, बूंदें बादलों से अलग हुई है, यह अलग होने का संबंध यहाँ पर आया है। तो इसे अपादान कारक कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे अपादान कारक और करण कारक में क्या फ़र्क है। दोनों का सिंबल चिन्ह, विभक्ति चिन्ह एक ही है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रकार है संबंध कारक, जो इसका छठा प्रकार है संबंध कारक। संबंध कारक सबसे आसान है, जो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे किसी व्यक्ति
या वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। वाक्य में जो शब्द आया है वो किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, वो दूसरे वाक्य में आए उससे संबंध स्थापित करता हो। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। उदाहरण देखिए, यह कमला की गाय है। यह कमला की गाय है, संबंध बता रहा है कमला का और गाय का। किसकी है? संबंध प्रस्तापित किया है कमला और गाय का। अनिल का पोशाक अच्छा है। यहाँ पर भी देखिए संबंध प्रस्तापित हो रहा है, अनिल का पोशाक अच्छा है। पोशाक का और अनिल का यहाँ पर संबंध बता रहा है का यह शब्द। तो का, की यह शब्द संबंध कारक के एग्जाम्पल हैं। वह राधेश्याम का बेटा है। यहाँ पर बेटे का और पिता का संबंध बता रहा है का यह शब्द, इसलिए का यह शब्द संबंध कारक का एग्जाम्पल या उदाहरण है। सबसे आसान जो एग्जाम्पल में, जो उदाहरण में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये चिन्ह आते हैं तो डेफिनेटली वह एग्जाम्पल संबंध कारक का ही होगा। ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, ये उसकी ट्रिक है। ठीक है, समझा? क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? कितने प्रकार पढ़े अभी तक? 6। कौन कौन से? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा सही करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा संबंध कारक। चलो अब हम 7वें प्रकार की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक की परिभाषा, जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो या क्रिया के स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया के यानी वर्ब के बनने का तथा होने का आधार हो या क्रिया के स्थान का हमें ज्ञान करे कि वो कहाँ है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस अधिकरण कारक का अविभक्ति चिन्ह है में, पर, ऊपर, अंदर, ये उसकी विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्थान का हमें ज्ञान हो रहा है, कहाँ पर सूख रहे हैं, छत पर यह शब्द अधिकरण कारक है। कमरे में टीवी रखी है। टीवी कहाँ रखी है उस स्थान का बोध यहाँ पर करा रहा है में शब्द। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है। तो पर, में, के ऊपर यह शब्द अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। अगर एग्जाम में ऐसे शब्द एग्जाम्पल आते हैं तो आपको आसानी से उसको समझना चाहिए कि ये एग्जाम्पल अधिकरण कारक के ही हैं। इस तरह से अन्य उदाहरण भी आप पढ़ सकते हैं, दूसरे वर्तिका में से भी आप दूसरे जोड़ सकते हैं आप अपने मन से। तो ये है अधिकरण कारक। चलो आगे हम आखिरी प्रकार पढ़ेंगे, इसका नाम है संबोधन कारक। क्या है ये? संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए या जिससे किसी को बुलाने का अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, हरे, वाह, ये उसकी विभक्ति चिन्ह है। और ये आसान समझने के लिए है, पहचानने के लिए, क्योंकि किसी भी चिन्ह के साथ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो ये सबसे आसान समझने के लिए एग्जाम में ऐसे उदाहरण आते हैं तो आपको आसानी से समझना चाहिए। उदाहरण देखिए, हे गोपाल यहाँ आओ। सचेत कर रहे, संबोधित किया जा रहा है, बुलाने का भाव प्रकट हो रहा है। वाह, तुमने कमाल कर दिया। देखिए वाह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया है। अरे तुम वहाँ नहीं गए। तो ये सभी चिन्ह संबोधन कारक के चिन्ह हैं, जो विभक्ति चिन्ह हैं। ऐसे अगर उदाहरण एग्जाम में, परीक्षा में आते हैं तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए।
तो इस तरह से आज हमने कारक की परिभाषा, उसके 8 प्रकार, उसके उदाहरण के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझा होगा जो मैंने आज कुछ आपको पढ़ाया है। और इस वीडियो को पढ़कर, वर्तिका बुक को पढ़कर, इसके ऊपर जो भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, वर्कशीट दी जाएगी, वो आपको घर पर उसे पूर्ण करना है, सॉल्व करना है। और फिर सॉल्व करने के बाद उसे जो समय आपको दिया गया है, जिस समय में जब आपको वर्कशीट को पूर्ण करने के बाद आप अपने मेरे ईमेल आईडी पर आपको वर्कशीट भेजना है। जब आपको भेजने के लिए कहा गया तभी उसे पूर्ण तरीके से भेजना है। ठीक है, धन्यवाद। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, वर्तिका बुक को पढ़िए और दिए गए वर्कशीट को या प्रश्नों को पूर्ण कर कर मेरे ईमेल आईडी पर भेजिए। mohsinatar1988@gmail.com इस पर सॉल्व की गई वर्कशीट भेजिए। धन्यवाद।